चैप्टर नंबर 20 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये देखिए कि इसमें से जो है ना दो शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, दो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 20 में से, ठीक है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो उसमें से ऑब्वियसली आपको तीन लॉन्ग क्वेश्चन है जिसमें से आपने दो करनी है, ठीक है। तो आपने दो ऑलरेडी यहाँ पर अटैम्प्ट कर लिए हुए हैं, तो अगर आप इस चैप्टर में से लॉन्ग ना भी करें तो कोई भी नहीं खैर है, लेकिन आपने शॉर्ट लाजमी करें, ठीक है। तो नाउ कंटिन्यू टू आवर चैप्टर नंबर 20 दैट इज एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। एक तरफ हम चलते हैं, अपने हाईलाइटर्स वगैरह हाथ में पकड़ लें ताकि मार्क वगैरह हम साथ में करते रहें। पेज नंबर 168। इसमें देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ है ये सारी आपने कुछ भी नहीं करनी है, ठीक है। अब सबसे पहले आपने एटॉमिक फिजिक्स की डेफिनेशन करनी है। एटॉमिक फिजिक्स क्या होता है? जैसे कि नेम रिप्रेजेंट कर रहा है एटम, तो ये किसके रिलेवेंट होता है? एटम के रिलेवेंट। एटम में क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। यानी कि एटॉमिक फिजिक्स ऐसी ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसमें हम स्टडी करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के बारे में। और एटम्स में क्या क्या चीज़ें होती है? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। और ये किस तरह लाइट और एनर्जी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बस यहाँ से लेकर यहाँ तक अपनी डेफिनेशन कंप्लीट करनी है, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि जे थॉमसन प्रपोज दैट एटम्स कंटेन पॉजिटिव चार्ज मैटर एंड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। कि पॉजिटिव एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज मैटर होता है और साथ में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसने प्रपोज किया था? जे थॉमसन ने। बस ये इतना करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद ये आपके पास आ जाता है रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसमें इन 1911 रदरफोर्ड कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट यूजिंग थिन शील्ड ऑफ गोल्ड फॉइल। बस ये करना है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपने दे मतलब रदरफोर्ड डायरेक्टेड अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एट द फॉइल एंड नोटिस दैट, ये जो मैंने ना हाईलाइट लाइन की वो करने ये क्या है, ये देखिए ज़रा। इसने ये कहा कि बेसिकली यहाँ से ना उसने एक हीलियम का सोर्स लिया, यानी कि जहाँ से हीलियम पार्टिकल्स निकल रहे थे, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे। वो अल्फा पार्टिकल्स डायरेक्ट एक यहाँ पर जाके स्ट्राइक करते हैं गोल्ड फॉइल के साथ, ठीक है। जब वो गोल्ड फॉइल के साथ जाके स्ट्राइक करते तो होना तो ये चाहिए था कि ये सीधी गुजर जाती, लेकिन होता क्या था, कुछ अल्फा पार्टिकल्स टकरा कर इधर स्प्रेड हो गए थे, यानी कि इधर इधर इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो गए थे, वो स्प्रेड हो गए थे, ठीक है। तो उसने उसकी बेस पर कुछ ना कुछ फाइंडिंग्स की, कुछ से रिजल्ट निकाले। उसने क्या कहा कि एटम्स बड़ा छोटा होता है, स्मॉल होता है, लेकिन डेंस होता है। और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कोर कार्ड इलेक्ट्रिक न्यूक्लियस होता है। उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। द न्यूक्लियस कंटेन मोस्ट ऑफ मास ऑफ एटम्स। और जो न्यूक्लियस होता है ना वो ज़्यादा एटम्स का मास घेरे हुए होता है, ठीक है। यानी कि आप देखें ना कि ये अगर आपके पास न्यूक्लियस है, ठीक है, तो एटम जो है वो इसके इर्द गिर्द खाली जगह ही होती है इस तरह करके, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है ना वो बहुत छोटा होता है। इमेजिन करें कि न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। अगर हम एक फुटबॉल ग्राउंड जितना एटम लेंगे ना, कि एटम का साइज़ कितना है एक फुटबॉल ग्राउंड जितना, तो वो एक फुटबॉल जो उसके अंदर पड़ा होगा वो सिर्फ उसका वो वाला साइज़ जो है वो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यानी कि इतना न्यूक्लियस उसके अंदर छोटा होता है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस एट लार्ज डिस्टेंसेज, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं इस तरह करके, ठीक है। और एटम इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, और एटम के दरमियान ज़्यादातर खाली जगह क्या है? खाली है, ठीक है। द न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली स्मॉल, यानी कि बहुत ज़्यादा छोटा है, अबाउट 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द एंटायर एटम। यानी कि वो ने भी आपको फुटबॉल ग्राउंड वाली एग्जाम्पल बताई, ठीक है। बस ये आपने इसमें से करना है, बाकी यहाँ से जो भी है वो आप कट कर दे, ठीक है। आपने चूंकि शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर करना है, अगर लॉन्ग से भी करना है, इसमें से अटैम्प्ट करना है, तो फिर जो मैंने करवाई ये सारा आप कर लें, ठीक है। अगर शॉर्ट में आपने करना है तो फाइंडिंग ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स बस ये वाली कर लें, ठीक है। और ये और उसके बाद है एटॉमिक न्यूक्लियस। एटॉमिक न्यूक्लियस क्या होता है आपको पता है? सेंट्रल पार्ट होते हैं, मैंने भी आपको बताया ये न्यूक्लियस क्या है? सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम है, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, बस इतना करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम चलें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, तो आपके पास आ जाता है चार्ज नंबर एंड मास नंबर, ठीक है। तो चार्ज नंबर एंड मास नंबर, तो चार्ज नंबर इज आल्सो एटॉमिक नंबर, इसको हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, ठीक है। कि एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसको हम क्या कहते हैं? मास नंबर या चार्ज नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर या चार्ज नंबर। उसके बाद मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी कि मैं आपको बताता हूँ एक मिनट। अभी हमने क्या डिस्कस किया कि एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक होते हैं प्रोटॉन, ठीक है, एक होते हैं प्रोटॉन और दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन, ठीक है, ये दूसरे होते हैं न्यूट्रॉन। अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड चार्ज नंबर और एटॉमिक नंबर, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि द कलेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर, ठीक है। बस ये जो मैंने हाईलाइट किया है बस वो डेफिनेशन कर लें। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई जेड। एटॉमिक नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन मास नंबर को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बस इतना करना है, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना। ये एमसीक्यूज जो है वो आ सकते हैं।
उसके बाद जो है वो उसको हम न्यूक्लियाइड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ए जी से, ठीक है। बस ये अपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना, ये वाला एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इंपॉर्टेंट, ठीक है। और एन किसके लिए होता है, ए माइनस जी, ये भी एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये दो जो है वो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये वाला अपने छोड़े एग्जाम्पल जो है वो 20.1 छोड़ दे। उसके बाद है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आइसोटोप्स, ये एटॉमिक नंबर और मास नंबर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट इसमें अभी तक, और आइसोटोप्स की डेफिनेशन, ठीक है। आइसोटोप्स क्या होते हैं कि आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डेफिनेशन करके यहाँ से लेके यहाँ तक, उसके बाद आपने क्या करनी है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से, प्रोटियम H11 कर ली, H21 और H31, ठीक है। बस ये इतना करना है, ये आगे आपने करने की जरूरत नहीं है। किस तरह कह रहा हूँ मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आइसोटोप्स की डेफिनेशन, एग्जांपल में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स H11 H21 एंड H31, दैट्स ऑल, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं करना, बस एक एग्जांपल इनफ है, ठीक है। इसमें ये सारी आप जो है वो कट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी एक प्रोसेस है, ठीक है, इन विच अनस्टेबल एटम्स रिलीज एनर्जी टू बिकम स्टेबल, कि जो अनस्टेबल होते हैं ना एटम्स, वो अपने अंदर न्यूक्लियस के अंदर जितनी भी एनर्जी होती है वो खारिज कर देती है, रिलीज कर देती है, इमिट कर देती हैं, क्यों, ताकि वो स्टेबल हो सके। सिर्फ ये डेफिनेशन करें रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। उसके बाद हेनरी बैकरल जो था ना, उसने एक्टिविटी के प्रोसेस को डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था, हेनरी बैकरल की, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। उसके बाद मैरी क्यूरी और रदरफोर्ड वगैरह की कंट्रीब्यूशन है, लेकिन आपने भी सिर्फ हेनरी बैकरल की करनी है, ठीक है। उसके बाद रेडियो एक्टिव डिके की डेफिनेशन ये देखिए, रेडियो एक्टिव डिके की, टू बिकम स्टेबल द न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन एंड गिव्स ऑफ रेडिएशन इन ए प्रोसेस कॉल्ड रेडियोएक्टिव डिके। रेडियोएक्टिव डिके की डेफिनेशन आज सबसे पहले रेडियोएक्टिविटी लिखनी है, और उसके बाद क्या लिखनी है, यहाँ से ये लिखने के बाद रेडियो एक्टिव डिके की लिख देनी है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन है तब भी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, रेडियो एक्टिव डिके की है तब भी यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया, बस ये वाला करना है, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। एक मिनट, ये टू बिकम स्टेबल द न्यूक्लियस ब्रेक्स डाउन एंड गिव्स ऑफ रेडिएशन, यार ये तो गंदा काम है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा जी, उसके बाद गिव रेडिएशन इसका रेडियो डिके, बस इतना कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जब आप वो कहते हैं रेडिएटिव डिके होती है ना, जब रेडिएटिव डिके होती है यानी कि अनस्टेबल न्यूक्लियस जब वो स्टेबल में कन्वर्ट होता है, तो 3 तरह की पॉसिबिलिटीज होती है, 3 तरह की टाइप्स होती है। नंबर 1 अल्फा रेडिएशन इमिट होती है, बीटा रेडिएशन और गैमा रेडिएशन, ठीक है। आपने बस अल्फा रेडिएशन कह लेनी यहाँ से लेकर यार तक, जो हमने रदरफोर्ड में भी पढ़ा है कि अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियाई, कौन से न्यूक्लियाई होते हैं, हीलियम न्यूक्लियाई, जिसके अंदर 2 प्रोटॉन्स होते हैं 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, बस इतना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा आपने क्या करना है कि दे हैव हाई आयनाइजिंग पावर, इनकी आयनाइजिंग पावर क्या होती है, हाई, बस इतना करना है, ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट क्या करना है कि बीटा पार्टिकल्स आर हाई एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस, दे कैरी -1 ई चार्ज और +1 ई चार्ज, बस इतना करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, गैमा रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फोटॉन्स मेकिंग देम मासलेस एंड न्यूट्रल, यानी कि ये इन पर ना कोई मास होता है ना इनका कोई चार्ज होता है, ये गैमा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स होती हैं, ठीक है। बस जो मैंने हाईलाइट किया सिर्फ यही करना, इसके अलावा जो भी है वो आप काट दें, ठीक है, कट कर दें, क्योंकि 2 नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, तो इसको हम ज़्यादा शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या, आयनाइजिंग इफेक्ट्स, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स यानी कि ये आपने लिखी ना लाइन, ये अल्फा पार्टिकल्स के बारे में, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद आपने अल्फा पार्टिकल्स पर ही क्या लिख देना है, अल्फा पार्टिकल्स हैव स्ट्रॉन्गेस्ट आयनाइजिंग पावर ड्यू टू देयर लार्ज साइज एंड मास चार्ज, ठीक है, बस ठीक है। इस तरह बीटा पार्टिकल्स का लिख के, बीटा पार्टिकल्स ये वाला लिख के उसके में लिख देना है बीटा पार्टिकल्स हैव मॉडरेट आयनाइजिंग पावर, बस ठीक है। उसके बाद गैमा पार्टिकल्स का लिख के, जो आपने ये आपको हाईलाइट करवाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके बाद आपने क्या लिख देना है, गैमा रेज वी हैव वीकेस्ट आयनाइजिंग पावर एंड दे हैव नो चार्ज एंड नो मास, बस ये वो वाली बात ही थी जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब यहाँ पर बार बार एक लफ्ज़ आ रहा है पेनिट्रेशन पावर, इसका मतलब क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर का मतलब होता है कि एक कोई भी रेज जो अल्फा रेज या बीटा रेज या गैमा जो हैं पार्टिकल्स, वो किसी भी मटेरियल में से कितना दूर से पास हो सकते हैं। जिस तरह ये देखें, अगर हम रेडियोएक्टिव सोर्स है जिससे 3 तरह की रेडिएशन निकल रही है, कौन कौन सी, अल्फा, ठीक है, बीटा और कौन सी है, गामा, ठीक है, ये निकल रही है। अब यहाँ पर क्या है कि गैमा रेज के देखिए इनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, तो ये पेपर में से भी पास हो रही है, एल्यूमिनियम में से भी पास होकर कंक्रीट से जाकर रुकती है,
ठीक है। लेकिन अगर बीटा की बात करें तो पेपर में से पास हो जाती है, लेकिन एल्यूमिनियम में से पास नहीं हो सकती, ठीक है। और अल्फा जो है वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर खत्म हो जाती है, यानी कि ये पेनिट्रेशन पावर, यानी कि इस केस में गैमा रेज की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है कि वो जो है वो सब में से पास हो जाती है, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन पावर की डेफिनेशन ये मैंने अभी आपको बताया। अल्फा पार्टिकल्स की लोएस्ट पेनिट्रेशन, मतलब वो यहाँ से इसमें से भी पास नहीं हो सकती, ठीक है। ये आपने करने कर लेने तो रहने तो कोई मतलब इतना कोई खास ज़रूरत नहीं है। अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल के बारे में हमने वो बता दिया, लेकिन इसमें सिर्फ ये कर लें कि गैमा रेज का जो है ना वो हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर होती है बस, ठीक है। क्योंकि हम इसको देख रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतना मैं आपको डिटेल से तो करवा नहीं था। तो गैमा रेडिएशन है हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर, ये अपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद रेडिएटिव डिके, ठीक है, ये मैंने अभी आपको बता चुका हूँ। रेडिएटिव डिके में आपने यही डेफिनेशन लिख देनी है, देखिए जरा एक मिनट, ये देखिए, ये मैंने भी आपको बताया ना रेडिएटिव डिके की। रेडिएक्टिविटी इज अ प्रोसेस, यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, यही डेफिनेशन किसमें लिख देनी है, रेडिएटिव डिके में। यहाँ पर रेडिएटिव डिके में किधर गया, ये रेडिएटिव डिके में, ठीक है। रेडिएटिव डिके इज द प्रोसेस इन विच वो बस वही लिख देंगे, वाले सारी काट दें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो आपका जो है वो रेडिएटिव डिके 3 तरह की होती हैं, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके। ये बार बार ये चीज़ें आई जा रही हैं, ठीक है। तो अल्फा डिके में भी अगर आपने करना है तो ठीक है। तो इसमें मेनली वो अल्फा डिके वगैरह लिख के ना, देखिए वही लिखे हुए हीलियम पार्टिकल होते हैं जो हमने ऊपर पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसके बाद जनरल इक्वेशन देखें तो इसके मास में जो है वो -4 हो जाते हैं, यानी कि 4 यूनिट जो है वो उसके मास में से गिर जाते हैं, यानी कि जितना भी यहाँ से हुआ, ठीक है। और जितना भी एटॉमिक नंबर उसमें से 2 यूनिट जो है वो गिर जाते हैं। और जब भी आपने याद रखना है, जब भी ये अल्फा डिके होती है या बीटा डिके होती है तो एक न्यू एलिमेंट बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एक न्यू एलिमेंट बनता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, यूरेनियम में 238 है, 92, अब ये टूट गया है, इसमें से हीलियम निकला है, ठीक है। तो 238 कन्वर्ट किस में हो गया, 234 में। मैं 4 यूनिट लॉस किए उसने, 4 यूनिट कम होगी। और एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया, 92 से 90 हो गया, ठीक है। यानी कि हीलियम जब भी निकलेगा तो ये इतना ये फैक्टर लेगा, ठीक है। लेकिन ये अगर आपने करना है तो कर ले, लेकिन इसमें से सिर्फ ये वाली इक्वेशन कर लें, और जो अल्फा वाली बात की ऊपर वाली अल्फा डिके वाली वही वाली कर लें। बीटा वाली भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहने दें, बस ये वाली आपने इक्वेशन करनी है अगर करनी है, नहीं तो ये भी कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, यानी कि इसके साथ आपने ये चीज़ें लिखनी है, अल्फा डिके, अल्फा इक्वेशन में आ जाए ना, तो ये अल्फा वाली बात जो मैंने भी जो भी अल्फा वाली पढ़ी है, अल्फा रेडिएशन वाली, ठीक है, ये वाली अल्फा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अल्फा पढ़ी ये वाली, अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं इसमें, ठीक है। अल्फा पार्टिकल्स का स्ट्रॉन्गेस्ट आयनाइजिंग पावर ड्यू टू द लास्ट ये वाला। और उसके बाद जो है वो अल्फा डिके जनरल इक्वेशन जो है वो अल्फा डिके इक्वेशन के लिए ये वाली इक्वेशन है बस, ठीक है। इस तरह आपने बीटा के लिए, इस तरह गैमा के लिए मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं कि जो ऐसे रिएक्शन जो न्यूक्लियस में टेक प्लेस हो रहे हो, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर टेक प्लेस हो रही हो। मिसाल के तौर पर जितने भी आप रिएक्शंस देखती हैं ना, लाइक हम जो भी रिएक्शंस आप अपने सराउंडिंग में देखती हैं वो सब कौन से होते हैं, वो सरफेस रिएक्शन होते हैं। उनमें इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जब अंदर 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 खाते में काम हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर बात हो रही होती है, तो वो बड़े ही मतलब हाई एनर्जी जो है वो एनर्जी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स होती हैं, सॉरी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी रिएक्शंस जो न्यूक्लियस के अंदर टेक प्लेस होती है कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शंस, और वो दो तरह की होती है, एक होता है फिशन रिएक्शन और एक होता है फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, देयर टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, नंबर 1 इज कॉल्ड फिशन रिएक्शन, नंबर 2 इज फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा जी, फिशन रिएक्शन क्या होता है, इन फिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक हैवी न्यूक्लियस जो वो टूट जाता है, किसमें, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में, ठीक है। कब, जब उसके ऊपर न्यूट्रॉन को मारा जाता है, मेरे फेंका जाता है, बम्बार्ड किया जाता है। ये देखिए, ये यूरेनियम है ना, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या किया है हमने, ये यूरेनियम है, फर्ज कर लें इसके ऊपर न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करवाया, इसके ऊपर जाके टकरा गया, तो ये यूरेनियम क्या होगा, दो छोटे जो है वो न्यूक्लियस में टूट जाएगा, एक बेरियम में और एक क्रिप्टॉन में, ठीक है। और साथ में तीन, कितने, तीन न्यूट्रॉन्स जो है वो रिमिट होते हैं। कितने न्यूट्रॉन रिमिट होते हैं, तीन। और इस तरह एक यानी कि ये न्यूट्रॉन फिर आगे जाके रिएक्शन करते हैं, ये फिर आगे जाके रिएक्शन करते हैं, इस तरह इसी पर फिर ये आगे जाके रिएक्शन करता है। तो इस तरह एक चेन रिएक्शन चलता रहता है, ठीक है। कितना रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन चलता रहता है, चेन रिएक्शन। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक कर ले, बाकी जो है वो आपने सारे कर देने, ठीक है। ये वाला, ये वाला, ये सारे कट कर दे, ठीक है। इस पर आपने कुछ नहीं करना, ये छोड़ दे सारा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद निकलो फ्यूजन रिएक्शन। उसमें क्या होता है, फिशन में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है, यानी कि ये टूट गया दो डिफरेंट न्यूक्लियस में, न्यूक्लियाई में, ठीक है। लेकिन फ्यूजन में क्या होता है कि देखिए, टू और मोर लाइट न्यूक्लियाई, इनके दो न्यूक्लियाई आपस में, ये हाइड्रोजन फर्टिकली ये आपस में मिलती हैं, ये आपस में मिलते हैं और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनता है जिसका फ्यूज़ होना, फ्यूज़ मतलब मिलना, ठीक है। और हैवी न्यूक्लियस बनाती हैं। और जब ये आपस में मिलती है ना, तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या बहुत सही अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो इमिट होती है, ठीक है। तो ये बस हमें डेफिनेशन करनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके अलावा आपने जो है वो कुछ भी नहीं करना, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर, कि हम इसको एक एनर्जी से एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने टोटल सबसे मेन जो डेफिनेशन करनी है वो कौन सी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। बस ये आपने ये सारी जो है वो काट देनी, कट कर दी। इसमें सिर्फ एक भी नहीं याद करनी है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज इक्वल आइंस्टाइन इक्वेशन। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। आइंस्टाइन इक्वेशन क्या होती है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ठीक है, बस ये करनी है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का होती है विच स्टेट्स दैट टोटल एनर्जी इंक्लूडिंग मास एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम। बस ये डेफिनेट करने के बाद आपने ये जो है वो जो आपने सब कुछ काट देना। ये दोबारा यहाँ पर आइंस्टाइन इक्वेशन आ गई, E इक्वल टू एमसी स्क्वायर, तो मैंने आपको यहाँ पर बताई, बस हमने इसमें E इक्वल टू एमसी स्क्वायर आइंस्टाइन इक्वेशन ही करनी है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, 1 AMU या यूनिफॉर्म मास स्केल रेफर्स टू द एटॉमिक मास यूनिट, इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, बीइंग यूज्ड एज अ स्टैंडर्डाइज्ड यूनिट टू मेजर द मास ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस। यानी कि हम एक यूनिट डिटरमाइन करते हैं किसके लिए। देखिए आम रूटीन में ना हम जो यूनिट्स डिटरमाइन करते हैं वो कौन सी, किलोग्राम यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्राम्स को यूज़ करते हैं। लेकिन यार एटम का साइज इतना छोटा होता है कि वहाँ पर ये वाले जो है ना, ये वाले यूनिट्स हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। वहाँ पर हम एटम्स के साइजेस के, एटम के मास को डिटरमाइन करने के लिए हम ये वाले यूनिट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो वी नीड अ न्यू यूनिट डायमेंशन कन्वर्जन स्केल, जिसकी वजह से हम क्या कर सकें कि अपना न्यू जो है वो यूनिट हम डिटरमाइन करते हैं किसके लिए, एटम के मास के लिए, दैट इज यूनिफॉर्म एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, और इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो किसके लिए होता है, 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन, 12 एटम, कार्बन का 12 का आइसोटोप का, और इसके इतने किलोग्राम के इक्वल होता है। देखो -27 यानी कि 0.0, अब देखो 0.01 कितनी कम क्वांटिटी है, 0.000000000 यानी कि 26 टाइम्स 0, 27 टाइम्स 0, उसके बाद ये वाली वाली लिखे, तो कितनी माइन्यूट, कितना छोटा जो है वो यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो इमेजिन करें जरा आप, ठीक है, यानी कि आपको है ना 1 ग्राम, तो आपको वही नहीं दिखती, तो ये 0 पॉइंट कितनी दफ़ा 0 लगे हुए हैं, तो वो फिर जाके वो इतना मास बनता है जो है वो किसी भी एटम का, ठीक है। तो ये जस्ट इतना सा आपने करना है, इसके अलावा कुछ नहीं आपने करना, ठीक है। ये सर आप कट कर देंगे, कोई भी करने की जरूरत नहीं है। तो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज द दैट इज दी रेडिएक्टिव सॉरी हाफ लाइफ, ठीक है। इसमें ना एक आपने सिर्फ ये बैक्टेरियल इसके होते हैं 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ये आपने करना है, ठीक है। और क्यूरी किसके होते हैं 3.67 इंटू 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड। तो ये बस आपने इसको, मैं आपको कंप्लीट नहीं बता रहा ये क्या है, ये मतलब थोड़ा सा डिटेल में चले जाते हैं, तो लेकिन आप बस इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना ही कर लें, ठीक है। बाकी और यहाँ से सारा कुछ ही कट कर दें, क्योंकि अब मैंने आपको अभी स्कीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि किस तरह करना है, ठीक है। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडिएटिव आइसोटोप इज द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ द रेडिएटिव एटम्स इन अ सैंपल टू डिके इनटू मोर स्टेबल फॉर्म। बस ये हाफ जो है वो जो है ना हाफ रेडिएटिव आइसोटोप्स, वो कितना टाइम लेती है उसको हाफ रेडिएटिव एटम्स को कन्वर्ट होने के लिए, डिके होने के लिए, उसको हम कहते हैं उसकी हाफ लाइफ। तो ये तो डेफिनेट करनी है, ठीक है। उसके बाद से इसमें सिर्फ एक कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन 14 हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 5730 ईयर्स, 30 ईयर्स जो है वो उसकी हाफ लाइफ होती है, सिर्फ ये एक कर लें, ठीक है। अच्छा ये, लेकिन ये बिलियन ईयर्स से भी से लेकर, ठीक है, कोई डेज में बिलियन ईयर्स, यानी कि इतनी इतनी ज़्यादा भी होती है और इतनी कम भी होती है हाफ लाइफ जो है, ठीक है। तो ये यहाँ से करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ये छोड़ें यार इसमें से, ठीक है। अच्छा इसमें से सिर्फ ये आप याद करें, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स किस तरह डिटरमाइन करते हैं, डेल्टा टी टाइम, टोटल टाइम पास डिवाइडेड बाय हाफ लाइव्स की, ठीक है। बस इतना कर लें, ठीक है। उसके बाद हाफ लाइफ रिडक्टिव आइसोटोप्स, द हाफ लाइफ रिडक्टिव आइसोटोप क्या होती है, इज द टाइम इट टेक्स फॉर हाफ टू फिट एटम्स टू डिके इनटू मोर स्टेबल फॉर्म। ये वही भी डेफिनेशन आई, करनी तो रहने दे, बस ये सारा कट करते हैं, ठीक है। अब ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कार्बन डेटिंग, ठीक है, कि अगर हमें ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट्स मटेरियल्स मिलते हैं जिस तरह वुड, बोन्स, ये शेल्स, हम कहते हैं जी इतने हज़ारों साल पुराना है, इतने हज़ार साल, 2000 साल पुराना है, 3000 साल पुराना है, तो हमें किस तरह डिटरमाइन करते हैं, हम वो डिटरमाइन करते हैं बाई द प्रोसेस कॉल्ड कार्बन डेटिंग, इस साइंटिफिक मेथड के जरिए, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक डेफिनेट करनी है इसमें, बाकी यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ये वाला सारा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कार्बन डेटिंग हेल्प डिटरमाइन इसी में यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद, कार्बन डेटिंग हेल्प डिटरमाइन द एज ऑफ आर्टिफैक्ट्स फॉसल एंड रिमेन एंशिएंट रिमेन्स, यानी कि इतने साल पुरानी चीज़ें हैं, और ये हमें किस तरह डिटरमाइन करती हैं, कार्बन डेटिंग के जरिए। अच्छा जी, उसके अलावा ये आपने कुछ नहीं करना। उसके बाद ये नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा चैनल जो है वो स्टडी कोर्स के नाम से, यहाँ पर फिजिक्स के रेलिवेंट, केमिस्ट्री के रेलिवेंट, कंप्यूटर के रेलिवेंट, ठीक है, हर तरह के मतलब सब्जेक्ट्स को कवर किया गया। इसी तरह शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से, आप एक्सरसाइज की शॉर्ट क्वेश्चंस जिस तरह ये किए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट डिस्कस किया हुआ, आप लोग जहाँ से जाके इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यूज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस, सॉरी इफेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशंस, कि अगर न्यूक्लियर रेडिएशन हमने इतना सारा पढ़ा है, तो अगर ये हमें हमारी बॉडी क्या इसको इंड्योर कर सकती है, इसको कितना हमारा बॉडी जो इसको वो देख सकती है कि हमारे पर एडवर्स इफेक्ट ना आए। मिसाल के तौर पर
कि अगर हमारी बॉडी हाई डोजेस जो है वो ना न्यूक्लियर रेडिएशन पर हाई डोजेस पड़ती है, ज़्यादा से ज़्यादा रेडिएशन पड़ती हैं, तो क्या हो सकता है, डीएनए चेंज हो सकता है, ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, उसके ये मतलब हाई डोजेस कैन किल सेल्स बाय डैमेजिंग देयर डीएनए विच इज़ वाई रेडिएशन इज यूज फॉर कैंसर ट्रीटमेंट और टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। अच्छा, ये पैदा भी कर सकती हैं और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। समय लगे कि नहीं, यानी कि देखिए वही वाली बात है, रेडिएशंस कैन कॉज डीएनए म्यूटेशंस प्रोड्यूस कर सकती है, डीएनए को चेंज कर सकती हैं, उनकी केमिकल बॉन्ड को चेंज कर सकती है, जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर वगैरह प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब 2-3 आपने करनी है बस, ठीक, 2 कर लें, बल्कि इनफ है, आई थिंक 2 इनफ है, हाँ ठीक है। ये देखिए अभी वही लिखा, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर ऑफ लो डोजेज इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर, यानी कि कैंसर वगैरह कॉज भी कर सकती है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी सेल्स को म्यूटेट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस ये 2 कर लें। उसके बाद इसके यूजेस कहाँ पर है कि हम मेडिकल यूजेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी, इमेजिंग वगैरह में, ठीक है, और इंडस्ट्रियल यूज़ में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये 2 इसके यूजेस कर लें, और इतना मैं आपको डिटेल्स नहीं बता रहा, सिर्फ मेन करवा रहा हूँ, ठीक है, इस चैप्टर में से, क्योंकि हमने उसमें से देखा, किसमें से देखा भला, जो है वो अपनी पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंगली देखा है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। रेडिएशन सोर्स ये रहने दे यार, बस ये चैप्टर खत्म हो गई है, अब बस ठीक है, रहने दें, बस ये काट दो, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद ये एमसीक्यूज़ हैं। एमसीक्यूज़ में से मैंने आपको हमेशा बताया कि जो लेंथी वाले होते हैं, जिस तरह ये वाले, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन बाकी इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, ज़रा आप देख लें। 1D अपने देख लें ना, हाईलाइट कर लें साथ में ना, ताकि आपको ईजी हो जाएगा। 1D, 2B, 3A, 4C, 4C, 5B, दोबारा एक दफ़ा देख लें। 1D, 2B, 3A, 4C, 5B। उसके बाद क्या है, 6B, 6B, 7B, 8B, ठीक है, 8B, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है आपके शॉर्ट क्वेश्चंस, कितने 8 शॉर्ट क्वेश्चंस, ये हम डिस्कस करते हैं अभी। ये देखिए ज़रा, ये हैं। तो फर्स्ट वाला एमसीक्यूज क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन टू फाइंड एटॉमिक न्यूक्लियस, ये हमने भी डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ज़्यादातर हमने ना वहाँ पर डिस्कस किए हुए, अगर आपने वहाँ से करनी है वहाँ से कर लिया, अदरवाइज ये मैंने लेता भी आपको वही वाली ना, मतलब थोड़े से वर्डिंग चेंज करके अकॉर्डिंग टू एग्जैक्ट कि किस तरह आपने जो है इसको करना है, वो मैंने आपको हाईलाइट करवा दिया। देखिए, डिफाइन द एटॉमिक न्यूक्लियस की डेफिनेशन, ठीक है, सेंट्रल पार्ट होता है जिसके अंदर प्रोटॉन्स भी होता है और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि इसके अंदर क्या होते हैं, पोस्ट प्रोटॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और इट कंटेन्स ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम। ये भी बात हमने वहाँ पर भी की है, वो वाला करने जो मैंने एक्सेस वाले बताया, ठीक है, जब हम थ्योरी को डिस्कस करके आए हैं। बट अदरवाइज जो अपने एक इसको आप सेपरेट जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है, ये भी हमने डिस्कस करके आए हैं कि स्मॉल डेंस पोस्टली चार्ज न्यूक्लियस होता है। ये मैं आपको दोनों एक दिखा देता हूँ, ताकि मैं आपको पता लग जाए कि कहाँ पर मैंशन किए हुए, ठीक है। एक मिनट जस्ट, ये देखिए ज़रा, ये देखिए कि हमने अभी न्यूक्लियस के बारे में बात की ना, ठीक है। तो ये देखिए, सबसे पहले ये वाला है ना, ये न्यूक्लियस की बात होगी, एटम न्यूक्लियस सेंटर पार्ट ऑफ द एटम विच होल्ड्स, ये वाली वो वाली बात होगी ना, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर की हुई है, ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस सेंट्रल डेंस मेटल, ये वाला, ठीक है। ये वाला स्मॉल डेंस पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है। इसी तरह हमने रदरफोर्ड वाली बात भी की, और यही वाली बात हमने ऊपर करके आए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा, हाउ डज अल्फा रेडिएशन डिफर फ्रॉम बीटा रेडिएशन, तो इसमें भी आप ये वाला लिख सकते हैं। देखिए एक मिनट जस्ट, ये अल्फा पार्टिकल्स और ये बीटा पार्टिकल्स, ठीक है, ये वाले भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि 2 प्रोटॉन्स के बाद 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, लो पेनिट्रेशन पावर, जो मैंने आपको बताया ना एक्सेस में से, आप अगर आपने एक्सेस की होगी ना, तो ये भी हो जाते कवर। देखिए, अल्फा पार्टिकल्स आर हीलियम न्यूक्लियर कंसिस्टिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, और यही बात मैंने यहाँ पर मेंशन की है कि किधर गया, हैवी चार्ज पार्टिकल 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, ठीक, वही वाली बात जो मैंने यहाँ पर की है, वही वाली बात वहाँ पर है। तो आप जहाँ से मर्जी कर लें, ये और लिख लें, ठीक है, तब इसको पॉज कर लें वीडियो को, या वैसे भी जब इसको लिख लें, ये लिखना है, क्योंकि मैंने सारे थ्योरी में डिस्कस किया है, इसलिए मैं आपको करवा नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद ये प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ सन एंड अदर स्टार्स, हमने भी 2 तरह के रिएक्शन पढ़े थे, एक पढ़ा था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन, दूसरा कौन सा पढ़ा था, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो सन पर कौन सा होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि आइंस्टाइन मास इक्वेशन इज इक्वल टू MC स्क्वायर, मैं कहता रहा कि भाई याद कर लो, तब याद की होती है, यहाँ पर याद करनी पड़ती, लेकिन अभी कर लो यार, की इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड कार्बन डेटिंग की डेफिनेशन हमने की नहीं, ठीक है। ये वाले भी मैं दिखा देता हूँ यार, ये सारे जो है ना, ये देखिए न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन वो मैं भी आपको बता के हटा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपका जो है वो कौन से बारे में बात कर रहे हैं, हम अभी आ जाते हैं सामने, एक मिनट जस्ट, कार्बन डेटिंग के बारे में है ना। तो ये कार्बन डेटिंग हमने की, कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो ये सारे वही वाले क्वेश्चन है जो हमने पीछे डिस्कस करके हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है अभी हम डिस्कस करके हैं, ये आप यहाँ से लिखना है, यहाँ से लिख लें, ठीक है।
उसके अलावा जो मैंने वहाँ पर भी हाईलाइट किया, मैं भी आपको बता चुका, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं है हमने हाईलाइट किया, ये ज़रा देख लें, इतना इंपॉर्टेंट भी, लेकिन अगर आपने देखना है तो देख लें, क्योंकि वो डिके होती है तो उसमें हीलियम डिके होती है, तो नेपच्यूनियम आपके पास प्रोड्यूस होते हैं, एटॉमिक मास नंबर में इसको 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, और एटॉमिक नंबर में 95 93 यानी 2 टाइम्स रिड्यूस हो जाता है, बस इतना करना है, ठीक है। उसके बाद आपके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस हैं, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के लिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये मैंने जो है वो वहाँ पर भी करवाया हुआ है, ठीक है, ये सारा वही वाली चीज़ है। मैं अभी यहाँ पर आपको डिटेल्स नहीं बता रहा, सिर्फ ये आप लोग देख लें कि ये किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने ये वाले जो है वो लिखनी है, ये वाले राइट डाउन कर लें, ठीक है, अपने कॉपीज पर, रफ पर, नीट पर, और अगर जो है वो आपने दूसरा जो हो गया उसको कहते हैं बुक से करने तो बुक से कर लेंगे, ठीक है। वन है, हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम डिटरमाइन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमने सारी जो है वो आपको वहाँ पर पिछले जो है वो थ्योरी में डिस्कस किया है, ये अब वहाँ से कर रही है, और एम सी स्क्वायर भी हम डिस्कस करके आए हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिडक्टिव डिके, अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके, ये वाला जो हमने यहाँ पर किया, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर भी अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके जो मैंने आपको बताई है कि किस तरह अटैम्प्ट करने। ये पेज नंबर आपका है जी, ये 174, हाँ या 174 पेज नंबर पर है। अल्फा डिके, बीटा डिके, गैमा डिके, ये मैंने भी आपको बताया, नहीं पता तो थ्योरी में जाकर दोबारा देख लें इसको, ठीक है, किस तरह के अटैम्प्ट करने। वाई डू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्योंकि आइसोटोप्स की डेफिनेशन सबसे पहले लिख देनी है, ठीक है, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट होती हैं, ठीक, इस वजह से वो मेनली केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो उनकी सेम होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, ठीक है। बस ये अपनी ये चीज़ मेंशन है। उसके बाद कार्बन डेटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो ये कार्बन डेटिंग बार बार आए, देखिए 3 4 सवाल वो वाले आ गए जिसमें कार्बन डेटिंग की बात की हुई है, ठीक है। ये देखिए ज़रा, कार्बन डेटिंग शॉर्ट यहाँ पर भी आया है, ठीक है, शॉर्ट में भी आ गया, लॉन्ग में भी आ गया, तो ये आप इसकी इंपॉर्टेंस डिटरमाइन करेंगे, देखिए कितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कार्बन डेटिंग, ठीक है। उसके बाद जो है वो इसकी न्यूमेरिकल जो है वो वैसे इस चैप्टर में से ना भी करे तो गुजारा होता है, क्योंकि आपने पीछे सारे कंप्लीट कर लिए, मैं आपको अब मैं करवा नहीं रहा इसको, मैंने आपको सोल्व दिखा रहा हूँ कि भाई ये वाले आपने यूज़ देख लें, अगर आपको नहीं समझ लगती तो आप लोग देख लें इसको, ठीक है। तो क्या उसको कहते हैं, मैं वैसे स्क्रॉल कर रहा हूँ, उससे समझा नहीं रहा, ठीक है। ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور آياته تروي المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه لن تستقيم حياتنا إلا به هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر الآذان والقرآن ضياء يملأ الآفاق ونور يبعث। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 21 जो है वो स्टार्ट हो जाता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक पेज नंबर 185 कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर 21 नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए।